आपको राष्ट्रपति का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, 3 कैंडिडेट आपके मना कर देते हैं, चौथा कैंडिडेट आपको भाजपा के ही बैकग्राउंड का लाना पड़ रहा है, उधर मार्गारेट अलवा जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी हैं उनको आपको ढूंढ के लाना पड़ रहा है, जो कह रही हैं कि सोनिया गांधी करप्ट हैं। मार्जिन अगर आप कम कर देते तो कम से कम भाजपा की किरकिरी होती, लेकिन यहाँ तो क्रॉस वोटिंग हो रही है। मतलब जेएमएम जैसी पार्टियां जो सरकार बना के बैठी हैं कांग्रेस के साथ, वो भी क्रॉस वोट कर रही है, टीडीपी क्रॉस वोट कर रही है, वाईएसआर क्रॉस वोट कर रही है, बीजेडी क्रॉस वोट कर रही है। अपोजिशन के पास सबसे अच्छा स्टैंड था, वो कम से कम इसमें एक मॉरल विक्ट्री तो ले लेते कि नहीं, क्योंकि कैंडिडेट इतना अच्छा है, ये भारतीय लोकतंत्र की विजय, हम सब इसका साथ देंगे और इसको निर्विरोध चुनने देते। वो भी नहीं उन्होंने करने दिया। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हम लोग खास बातचीत करेंगे शांतनु गुप्ता जी से, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इनसे समझेंगे कि विपक्ष का क्या रोल होने वाला है 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में। क्या विपक्ष की जो अगुवाई है वो अभी भी कांग्रेस ही करने वाली है या फिर कोई और नई पार्टी भी तैयार हो रही है, और भी तमाम तरीके की जो बातचीत है शांतनु जी से करेंगे। तो आप बातचीत जो है हमारी सुनिए, और थोड़ा सा जो है आपको अगर कुछ भी बीच में लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ये भी बात जो है आप पूछ सकते थे शांतनु जी से। इसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं। सर, आपका पहली बार हम लोग हमारे चैनल ने आपको अप्रोच किया, आपने तुरंत मान के आप बातचीत करने के लिए, सर उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मैं सवाल सर ये पूछूंगी, टीएमसी का जो मूव है थोड़ा सा मुझे समझने में सर वो लग रहा है दिक्कत आ रही है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सामने एक साथ आती है, पूरा का पूरा हमें जो विपक्ष है वो एकजुट दिखाई देता है, लेकिन वहीं अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें टीएमसी अपना हाथ पीछे कर लेती है। देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो सब साथ थे, मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। 2019 के बाद से, उसके पहले से हो क्या रहा है, ये लोग साथ में आना चाहते हैं। और हमें कब दिखा ये? हमें एचडी कुमारस्वामी की शपथ में दिखा। जो लोग खून के प्यासे भी थे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, किस तरह से नरेंद्र मोदी को हराना है, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 2019 के चुनाव में हुआ क्या, इन्होंने आपस में फिर गाली देनी शुरू कर दी एक दूसरे को। मतलब कांग्रेस लेफ्ट के अगेंस्ट में लड़ती है केरला में, लेफ्ट को मिला लेती है साथ में वेस्ट बंगाल में, और टीएमसी कांग्रेस को घुसने नहीं देती है वेस्ट बंगाल में। तो अब बीएसपी के साथ कभी सपा लड़ती है, कभी अलग लड़ती है, कभी कांग्रेस के साथ लड़ती है। तो ये बेसिकली ये है बात कि ये साथ नहीं आ पाए। वोट शेयर क्या है, 19 में क्या हुआ, करीब 37% वोट शेयर भाजपा को मिला। उसके बाद 19, 19.5 कांग्रेस को मिला। उसके बाद जो तीसरी पार्टी आती है वो 4% की पार्टी है। 37, 19 और 4% कौन है? टीएमसी। तो इनको साथ तो आना ही पड़ेगा। अच्छा। ये अगर साथ, ये इनको पता है साथ तो आना ही पड़ेगा, लेकिन साथ आने में सबसे बड़ा प्रश्न है कि चौधरी कौन होगा उस साथ में आने का। वो जो चौधरी का प्रश्न है वहाँ पे गाड़ी अटक जाती है। तो अब ये जब से प्रशांत किशोर ने मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को कहते हैं कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक जीवन में बड़ा सपना है और होना भी चाहिए। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, आप ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपका चैनल है, आप सोचेंगे सबसे बड़ा चैनल बने, तो राजनेता के मन में होगा कि मैं एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। तो गलत सपना नहीं है। तो ये सपना जो दे दिया गया है बहन जी, क्या नाम है, ममता जी को, तो अब ये लड़ाई है कि कौन सबसे आगे है, किसके अंदर में कौन बिग डैडी है, किसके अम्ब्रेला में गठबंधन होगा। अच्छा। देखिए, नेचुरल तो कांग्रेस ही है कि उसको इतने मरे हाल में 20% वोट तो है ही उसके पास। सरकारें हैं 2-2.5 स्टेट में उनके पास। अब आम आदमी पार्टी कह सकती है दो तो मेरे पास भी हैं सरकारें 2 स्टेट में। तो ये लड़ाई है 3-4 स्टेट में। इसमें रुमाल कभी कभी टीआरएस भी डाल देती है, कभी कभी एनसीपी भी डाल देती है, क्योंकि हमारे अंडर में होना चाहिए। पहली लड़ाई ये है। दूसरी लड़ाई जो टीएमसी कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी दिखती है, वो राष्ट्रपति चुनाव एक अच्छा मौका था साथ में आने का। हुआ क्या, अब कैंडिडेट उन्होंने सोचा, स्ट्रैटेजी स्टार्ट ठीक करी। शरद पवार से कहा आप कैंडिडेट बनिए, क्योंकि आप बड़े चाणक्य समझे जाते हैं, तो आपके सब लामबंद हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस लूजिंग बैटल। ये तो हारती हुई लड़ाई है, मैं अपनी जो ब्रांड है बची कुची उसको नहीं कहूँ। फिर फारूक अब्दुल्ला के पास गए कि भाई आप कर लीजिए, आपकी भी ब्रांड है, टीवी में बहुत दिखते हैं, आप आते हैं, कुछ बोलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी, अभी मेरे चुनाव आने वाले हैं कश्मीर में, तो मैं, मेरे बच्चे को अभी मुख्यमंत्री बनाना है, मैं नहीं करूँगा। फिर एकेडमिशियन है गोपाल कृष्ण गांधी, उनके पास पहुंचा गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो बिल्कुल सच्ची, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, करीब 40 पार्टियां अपोजिशन में, उनको एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है राष्ट्रपति चुनाव का, उसमें कंसेंसस नहीं हो पा रही है। तो ले दे के यशवंत सिन्हा, जिनका लंबा भाजपा का बैकग्राउंड रहा है, कुछ सालों पहले भाजपा शायद उनको जो वो चाहते थे नहीं मिल पाए, इसलिए बाहर हो पाए। इस तरह के कैंडिडेट को आपको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाना पड़ रहा है। टीएमसी कहती है वो हमारा कैंडिडेट है, लेकिन टीएमसी खुद उसके पीछे अपना वजन नहीं लगाती है। कहते बंगाल में आपकी एंट्री नहीं है, किसी ने उनके लिए वोट भी नहीं मांगा।
उत्तर प्रदेश में राजभर जी कहते हैं भाई वोट तो मांगो तभी तो देंगे, बिना वोट मांगे कैसे दे देंगे आप। तो उनके लिए वोट नहीं मांग रहा है, अप्रोच ही नहीं करा। अब आ जाता है उपराष्ट्रपति चुनाव, वो तो इसके भी ऊपर के स्तर की बात है। वहाँ पे मार्गारेट डेल्वा का नाम आता है। अब मार्गारेट डेल्वा को जो अभी के पीढ़ी जो राजनीति पढ़ रहे हैं वो तो ये कौन है, उनको अब लोगों ने मेरे लिए भी लगा कि ये कौन है मार्गारेट डेल्वा, अलग सा नाम जो है बिल्कुल। हाँ, तो मार्गारेट डेल्वा क्यों नाम कौन है, लोगों ने सर्च करा, पता लगा, निकल के आया करण थापर के साथ एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू क्यों दिया है, किताब लिखी है, चर्चित किताब है वो। उस किताब में क्या लिखा है, दो बातें हैं उसमें। लिखा है कि जो चॉपर स्कैम है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरा गांधी परिवार मिला हुआ है। फिर क्या है, बड़ी तानाशाही से हिटलरवाद से वो पार्टी चलाती थी। उन्होंने मुझे गवर्नर बना दिया, मुझसे पूछा भी नहीं, फ़ोन रखा, बोला और काट दिया। करण थापर का इंटरव्यू बोला है और वो किताब आज भी बिक रही है। मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद तो जो एक चीज़ हुई है कांग्रेस के लिए, वो मार्गारेट डेल्वा की किताब ज़्यादा बिकने लगी। बस ये हुआ और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं हुआ है। आप खान मार्केट में जाएंगे तो आपको वो किताब की कॉपियाँ फिर से दिखने लगी, क्योंकि हर व्यक्ति उस किताब के बारे में चर्चा कर रहा है कि लिखा क्या है उस किताब में। और करण थापर का वो इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है जो पुराना इंटरव्यू था। हाँ, तो ये दो बातें उस चुनाव से हुई हैं। अगर और वो किताब अभी भी है, उन्होंने किताब के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा कि मैंने वो किताब शायद आवेश में आके लिख दी थी, शायद मेरी त्रुटि हो गई थी। वो किताब भी है जिसमें सोनिया गांधी को करप्ट कहा गया है, सोनिया गांधी को तानाशाह कहा गया है, और वो कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं। और चलो मान लिया कि शायद इससे बड़ा कंसेंसस बन जाता, शायद ऐसा कोई कैंडिडेट होता, लेकिन वो भी नहीं है। अब टीएमसी कह रही है हम तो वोटिंग प्रोसेस में ही पार्ट नहीं करेंगे, तो इन्हें टीएमसी फिर अलग है। यानी कि जो वर्चस्व की लड़ाई, कि चौधरी कौन होगा विपक्ष का, उसकी लड़ाई फिर हो जाती है। वो कहती नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने तो हमें कॉल ही नहीं करा। अभिषेक बनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं टीएमसी के। तो ये बड़ा समझने, मतलब आपको उनके दिमाग में घुसना पड़ेगा कि कैसे कैंडिडेट लाते हैं, क्या 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 इनकी मंशा है, क्या रणनीति है, क्या चाणक्यगिरी है, कि इतना अच्छा मौका था राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव साथ में आने का, एक मैसेज देने का। कम से कम आप ऐसा ही कैंडिडेट दाते जिस पे आप कम से कम भाजपा की किरकिरी कर सकते हैं। देखिए, सबको पता है इलेक्टोरल कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो भाजपा के पक्ष में, दोनों चुनाव वो जीत जाएगी। मार्जिन अगर आप कम कर देते तो कम से कम भाजपा की किरकिरी होती। लेकिन यहाँ तो क्रॉस वोटिंग हो रही है। यहाँ तो ऐसी पार्टियाँ, मतलब जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी हैं, मतलब जेएमएम जैसी पार्टियां जो सरकार बना के बैठी हैं कांग्रेस के साथ, वो भी क्रॉस वोट कर रही हैं, टीडीपी क्रॉस वोट कर रही है, वाईएसआर क्रॉस वोट कर रही है, बीजेडी क्रॉस वोट कर रही है। तो ये हाल है। तो इसको मेरे ख्याल से विश्लेषण इसका नहीं है, इसका विश्लेषण ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि कुछ, मतलब कभी नरेंद्र मोदी जाएंगे, कभी 10-20 साल बाद, तब हमें शायद हम टंगे रहें तो हम सत्ता में आ जाएंगे, राम भरोसे हैं। कोई स्ट्रैटेजी मुझे इसके पीछे नहीं दिखती है। विपक्ष जो है उम्मीद अब हार चुका है कि अब जो है हम लोग 10-20 साल तक हम लोग अब रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उम्मीद जो है, देखिए, क्योंकि आपको जिस तरह से कैंडिडेट, मतलब आपको राष्ट्रपति का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, 3 कैंडिडेट आपके मना कर देते हैं, चौथा कैंडिडेट आपको भाजपा के ही बैकग्राउंड का लाना पड़ रहा है। उधर मार्गारेट डेल्वा जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी हैं, उनको आपको ढूंढ के लाना पड़ रहा है। जो कह रही हैं कि सोनिया गांधी करप्ट हैं, उनको लाना पड़ रहा है। केवल एक चीज़ बढ़ रही है, किताब की बिक्री बढ़ रही है उनकी, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति लाते, स्पोर्ट्स के फील्ड से लाते, फिल्मों के फील्ड से लाते, जो चर्चित चेहरा होता, कम से कम विषय तो बनता। यहाँ तो विषय नहीं बना, आप भाजपा की किरकिरी भी नहीं कर पाए। और वहाँ द्रौपदी मुर्मू जो इतना बड़ा नाम है, मेरे ख्याल से आप महिला हैं, ऐसा कौन भारतीय होगा जिसको इस भारतीय लोकतंत्र पर गर्व नहीं होगा कि एक महिला जो ट्राइबल फैमिली में जन्म लेती है, जिसके मतलब पर्सनल ट्रेजेडी, मैंने इतनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी नहीं सुनी, जिनके पति का देहांत हो जाता है, 2 बड़े उनके लड़कों का देहांत हो जाता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उसके बाद वो उभर के आती हैं, तब वो राजनीति भी करती हैं, एमएलए रह चुकी हैं, डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं। और ऐसा व्यक्ति भी, मतलब ये अमेरिका को शर्मसार कर देता है। आज तक अमेरिका इतनी हमें ज्ञान देता है वो कि ये करो वो करो, एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाया। एक अश्वेत को बनाने में उनको सदियों लग गए, बराक ओबामा को बनाने में सदियों लग गए, नहीं तो नॉन वाइट को नहीं बना पाए, तो महिला को आज तक नहीं बना पाए वो। तो वहाँ पे एक आदिवासी महिला भारत में बनने जा रही है। ऐसी महिला के पीछे तो या तो वो लामबंद हो जाते, अपोजिशन के पास सबसे अच्छा स्टैंड था, वो कम से कम इसमें एक मॉरल विक्ट्री तो ले लेते कि नहीं, क्योंकि कैंडिडेट इतना अच्छा है, ये भारतीय लोकतंत्र की विजय, हम सब इसका साथ देंगे और इसको निर्विरोध चुनने देते। वो भी नहीं उन्होंने कर दिया। वो भी उन्होंने एक प्रश्न बना लिया कि सपा जैसी पार्टी, जहाँ पे यशवंत सिन्हा ने कहा था कि ये तो आईएसआई के मेंबर हैं, और क्या क्या बोला था मुलायम सिंह के अगेंस्ट में, हाँ उनके अगेंस्ट बोला था। उनको भी क्या मजबूरी आ गई, बस विपक्ष में रहना है तो विपक्ष में रहना है, लेकिन हम मुर्मू के अगेंस्ट में खड़े होंगे, हम आदिवासी कैंडिडेट के अगेंस्ट में खड़े होंगे, वो भी उनको नहीं लगा। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है इसमें, बस एक छोटा सा ईगो है, उसको वो मेरे ख्याल से पोषित कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जो भाजपा का जो मूव है, फिर चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हो, फिर चाहे कहीं भी कितना भी हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं 24 में भी हमें देखने को रिजल्ट जो सब सोच रहे हैं वही होने वाला है। तो ये जो मूव है, इस पर आप क्या कहिएगा, और ऐसे मूव सोचता कौन है भाजपा? देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से जो कॉन्ट्रास्ट है
वो 24/7 पॉलिटिक्स और वीकेंड पॉलिटिक्स का है। मतलब भाजपा जो उसके हर नेता वो 24/7 की राजनीति कर रहा है। वो सुबह 4 बजे उठता है, सामाजिक राजनीतिक काम सोचता है, रात को सोते समय सामाजिक राजनीतिक काम सोचता है। वर्सेस बाकी जो नेता हैं उनके जो बालक हैं, कभी किसी पब में पाए जाते हैं विदेश में, कभी विदेश में पाए जाते हैं। जो जैसे मैं आपको कुछ मज़े के आंकड़े बताता हूँ। सोनिया गांधी की पार्लियामेंट में अटेंडेंस है 41%। सोनिया गांधी के अगर घर से अब चलना शुरू करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे पार्लियामेंट जाने में। चलना शुरू करेंगे, गाड़ी से तो 3-4 मिनट लगते हैं उनके घर से पार्लियामेंट जाने में। 41% अटेंडेंस है। और बड़ा नाम लीजिए अखिलेश यादव। अब तो उन्होंने संसद से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन अभी तक थे 2 महीने पहले तक 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 37%, 37%। मतलब पासिंग मार्क्स के भी आसपास हैं। लखनऊ से उठ के एक्सप्रेस वे से 5-6 घंटे लगते हैं दिल्ली आने में, फ़्लाइट से 1 घंटा लगता है दिल्ली आने में। उससे ये लोग इतना भी मतलब कि रजाई से उठल के सुबह सुबह 11 बजे पार्लियामेंट अटेंड कर ले। 0 क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। जयराम रमेश ट्विटर पर लगे रहते हैं, 6 साल से राज्यसभा में 0 क्वेश्चन पूछे हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स में। 0 क्वेश्चन, जबकि नेशनल एवरेज क्या है सोच सकते हैं? 500 का। 500 का नेशनल एवरेज। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट्रियन पूछ नहीं रहे, इनका 0 क्वेश्चन पूछ रहे जयराम रमेश ने। 41% अटेंडेंस है सोनिया गांधी की, 50% है राहुल गांधी की। मतलब मैं इतना भी मतलब नहीं है कि मैं उठ के आ जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो कुछ और काम है, कहीं और जाना है, क्या करना है पता नहीं क्या करना है, विदेश जाना है, घूमना है, मज़े करने हैं, मस्खरी करनी है। तो इधर 24/7। इधर मैं आपको भाजपा की बात बताता हूँ। 2018 की बात है, 19 के चुनाव के पहले एक विदेश की एक कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी परिवारवाद को डिफेंड कर रहे थे कि भारत तो ऐसे ही चलता है। अच्छा। उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम ले दिया, जो भी बॉलीवुड का नाम ले दिया, कि भारत तो चलता ही वंशवाद पे, तो वंशवाद पे प्रश्न मत पूछिए भाई, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही रहेगा। उसी दिन, मतलब मेरे ख्याल से कोइंसिडेंस की बात है, टाइमिंग तो नहीं करी होगी अमित शाह जी ने। अमित शाह जी उसी दिन बंगाल में, राजधानी में नहीं, दूर सुदूर किसी कार्यकर्ता के घर में खाना खा रहे थे। अच्छा। और 2019 में क्या हुआ? 18 सीट जीत के भाजपा ऐसी जगह में जहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था बंगाल में, वो अपोजिशन की पार्टी बन जाती है और वो वंशवाद को डिफेंड ही करते रहते हैं विदेश में बैठ के। तो आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स बनना पड़ेगा। जय पांडा अभी बीजेडी से भाजपा में आए हैं, उनको बूथ सशक्तिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। जितने सारे बूथ हैं भाजपा दे रही है, जिन मतलब भाजपा बूथ लेवल पे पहुंच चुकी है। मतलब लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन, उसमें जो बूथ है, कौन कौन से बूथ हमने नहीं जीते। मतलब सीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो सीट मैं जीत भी चुका हूँ उनमें मैं कौन सा बूथ नहीं जीता, मैं क्यों नहीं जीता, मैं लोगों पे अपनी बात क्यों नहीं बचा पाया। वो एक एक बूथ पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हर कौन कौन से बूथ उन्होंने चिन्हित कर लिए। मैं बूथ नहीं है, पूरे देश में लाखों जो बूथ हैं उनमें से कौन कौन से मैं बूथ नहीं हारा, और यहाँ पे आप राष्ट्रपति का कैंडिडेट नहीं सेटल कर पा रहे हैं। तो इतना अनइवन है ना कार्यशैली। मैं कह रहा हूँ आप मोदी को गाली दीजिए, है ना भाई, आप अपोजिशन में, आपको कार्य नहीं पसंद हो, लेकिन आप काम को तो काम से मैच करिए। आप 24/7 मेहनत को 24/7 मेहनत से तो मैच करिए, उसके बाद आप मेरे ख्याल से आएंगे। तो इसलिए बहुत अनइवन है। इसलिए अब कौन सोचता है, क्या सोचता है, ये तो ठीक है, जब 4 लोग बैठेंगे तो अच्छा सोच ही पाएंगे। जब आपका काम ही 24/7 ये होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे देश के हर नागरिक को रिप्रेजेंटेशन देना है, कैसे मुझे, चाहे वो चुनाव में फ़ायदा करे, चाहे देश को फ़ायदा दे, वो आपकी सोच हर समय होगी। बल्कि सोच ये होगी कि मैं अगला हॉलीडे कहाँ मना लूँ, मैं अगली गाड़ी कौन सी खरीद लूँ, अगली साइकिल कौन सी खरीद लूँ। आपको पता है अखिलेश यादव की साइकिल भी मर्सिडीज़ की है, 3.5 लाख की साइकिल है, मर्सिडीज़ की साइकिल है, 3.5 लाख की साइकिल है। तो अब वो जिसका दिमाग, देखिए मेरा मानना है आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास प्रॉब्लम है कि मेरे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने। योगी आदित्यनाथ के पास प्रॉब्लम है मेरे प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने। अब अखिलेश यादव के पास प्रॉब्लम है अगली साइकिल कौन सी लूँ, तो उसको सॉल्व करेंगे वो। मैं अगली गाड़ी कौन सी लूँ, उसको सॉल्व करेंगे वो। तो जिसके पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है मेरे ख्याल से वो। सर, ये जो कांग्रेस का जो अभी नया हमें स्टेप देखने को मिला, गुजरात वाला मैं स्टेप की बात करूँ, जिसमें कांग्रेस के जो गुजरात के अध्यक्ष है वो ये बोल रहे हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज़ का है। इस स्टेप को आप किस तरीके से मतलब देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस स्टेप पे? इसमें कोई रणनीति समझ में आती है क्या? देखिए, पहली बार नहीं बोला गया, ये हमने सुना था मनमोहन सिंह के मुख से कि देश के संसाधनों पे माइनॉरिटीज़ का सबसे पहला हक होना चाहिए। और उसका देश में काफ़ी चर्चा भी हुई और आज भी उसकी चर्चा आती है। मेरे ख्याल से उन्होंने इसी को दोहराया है। इसमें अगर मैं स्ट्रैटेजी सोचूं, वैसे मुझे कांग्रेस के किसी कदम में कोई स्ट्रैटेजी आजकल दिखती नहीं है, एक ईगो क्लैश ज़्यादा दिखता है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बू आती है, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सूंघ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी एकदम से हावी हुई है। अब आम आदमी पार्टी हावी हुई है तो भाजपा तो हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाजपा का अच्छा प्रेजेंस है, सालों से सरकार, अच्छी सरकारें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे केंद्र में या फिर जो देश की राजनीति में अपोजिशन कौन है, बिग डैडी कौन है, चौधरी कौन है, उसकी लड़ाई है, तो यहाँ विपक्ष में
विपक्ष का नेता बनने की लड़ाई है। तो गुजरात में भी विपक्ष कौन होगा इसकी लड़ाई है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इसकी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि वो कैसे होगा, वो होगा माइनॉरिटी का वोट लेके। तो माइनॉरिटी का सबसे बड़ा सागा कौन बने, मेरे ख्याल से इसमें एक पोस्चरिंग हो रही है कि अबे कम से कम माइनॉरिटी का वोट तो मिल जाए। कहीं वो भी आम आदमी पार्टी ले गई तो विपक्ष में जो भी 10, 12, 15 सीट मिलनी है वो उसको ना मिल जाए और विपक्ष वो ना बन जाए। तो मेरे ख्याल से विपक्ष का लीडर बनने की लड़ाई है, विपक्ष को जीतने की लड़ाई है, नंबर 2 की लड़ाई जिसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो उसमें ये मेरे ख्याल से पोस्चरिंग कर रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। आप ये मान चुके हैं कि गुजरात वाले इलेक्शन में जो कि 23 में होने वाला है उसमें भाजपा जो है क्लीन स्वीप ले रही है, जीत रही है। आपको ये मतलब क्या है? देखिए क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि काम बहुत अच्छा हुआ है। जब से CR पाटिल गए हैं इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लगता था कि हार्दिक पटेल या तो कांग्रेस का चेहरा होंगे, आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे, अब वो खुद ही इधर आ गए हैं और कोई वहाँ पे चर्चा नहीं है। वहाँ पे मैं सुनना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास, कांग्रेस के पास ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करने की मुश्किल हो। जैसे ये राष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सीट पे व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो चुनाव लड़े, क्यों किसी को अपनी किरकिरी करने का मन नहीं है। तो जब हालत यहाँ तक आ गई तो मेरे ख्याल से पिछली बार कांग्रेस ने टक्कर फिर भी ठीक दी थी। भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में। एक बार जो सबसे अच्छी टक्कर दे सकती थी 20-30 सालों में दी थी, लेकिन अब तो जीर्ण शीर्ण है। राहुल गांधी कभी जाते नहीं हैं वहाँ, कोई बड़ी सभा होती नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप 10 लोगों से सड़क पर पूछ लें कि वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किसी को नाम नहीं पता होगा प्रदेश अध्यक्ष कौन है गुजरात का कांग्रेस का। तो उस हालत पे तो मेरे ख्याल से भाजपा तो वहाँ क्लीन स्वीप कर रही है। नंबर 2 की लड़ाई है जिसके लिए अल्पसंख्यक वोट शायद महत्वपूर्ण है, उसके लिए मेरे ख्याल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रस्साकशी है। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी और इंटरव्यू मतलब ख़त्म करूंगी। गुजरात का जो इलेक्शन है वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और किस किस बेसिस पे जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखिए मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग केवल लफबाजी पे होगा, केवल वो जब क्योंकि गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, एक तरह से जो भाजपा की जो ताकत है उसे कहते हैं भाजपा की वो लेबोरेटरी है, वो सारे अपने डेवलपमेंट के प्रयोग जो नरेंद्र मोदी ने करे वहाँ पे अब वो पूरे देश में कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और पूरी भाजपा के लिए एक प्रेस्टीज का सवाल भी है वो। लेकिन जिस समय से एक CR पाटिल जैसे नेता, बड़े नेता को वहाँ भेजा गया है, जो अमित शाह के बाद सबसे बड़े करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी को, उनको भेजा गया है, वो मेरे ख्याल से वो बहुत क्लिनिकली काम कर रहे हैं। वो हर सीट बाय सीट देख रहे हैं कि मैं कैंडिडेट तक नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस के पास लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, हाँ जमा खर्च काफ़ी रहेगा वहाँ पे। लोग बहुत सारी बातें करेंगे, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल का एक फैक्टर दिखेगा, वो बहुत सारी बातें करेंगे। तो एक मज़ेदार होगा, मीडिया वालों के लिए अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें बातें सुनने को मिलेंगी। तो उतना ही बस रोचक होने वाला है। लेकिन इलेक्टोरल मैथ्स के हिसाब से वहाँ मुझे लगता है कुछ भी जूस नहीं है उस चुनाव में। वो बड़ा मैं जब लोगों से बात कर रही थी और भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ पे फॉल हुआ है तो उस पर क्या होगा, आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मुझे जो है बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आ सकता है। देखिए मेरे ख्याल से पूरे देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए एक स्पेस है, वो कांग्रेस वाला स्पेस है जो उन्होंने लिया भी है। उन्होंने दिल्ली में किसको हराया? शीला दीक्षित को हरा के, भाजपा को नहीं हराया। उन्होंने पंजाब में किसको हराया? उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को हरा के सत्ता ली। तो दोनों जगह उन्होंने सत्ता ली, कांग्रेस को हरा के लिए। तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी होनी भी चाहिए कि जहाँ पर भी वो कांग्रेस सत्ता में है वहाँ पर सीधे पहुँच जाए और हराने की कोशिश करे, क्योंकि भाजपा को हराने की स्थिति में वो नहीं दिखती है अगले कई दशकों तक। और जहाँ पे वो कांग्रेस विपक्ष में है तो वो कांग्रेस को विपक्ष से डिसलॉन्च कर दे और नंबर 2 की पार्टी बन जाए। तो ये मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का प्रयास रहेगा। जो आपने कहा वो आपका आकलन मुझे ठीक लगता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।